नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप जैसा कि जान रहे हैं, इन दिनों हम लोग प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और कलामर्मज्ञ गुलाम मोहम्मद शेख जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। उस एकाग्र की यह छठी कड़ी है और आज हमारे साथ जाने माने इतिहासकार और चर्चित लेखक सुधीर चंद्र जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से सुधीर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुधीर चंद्र जी को जितना पढ़ते हैं उन्हें उतना अधिक पढ़ने का मन करता है और इन्हें जितना सुनते हैं बार बार सुनने का मन करता है। गुलाम मोहम्मद शेख जी के साथ इनका एक सुदीर्घ साहचर्य है जो कई स्तरों पर केंद्रित है, जो कई मुद्दों से जुड़ा हुआ संबंध है। गुजरात में आप लोग जानते हैं सुधीर जी लंबे समय तक रहे हैं। वहां से होते हुए दिल्ली तक और कई अन्य हिस्सों तक यह संबंध जाता है। लेखक और चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख जी को चाहने वालों की एक बड़ी सूची है और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए लोग आएं और उन पर बात करें। आज सुधीर चंद्र जी से यह संवाद इस मायने में भी कुछ खास, रोचक और दिलचस्प है कि इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी है और इस दोस्ती के जाने कितने अध्याय हैं, जाने कितने ऐसे प्रसंग हैं जो हम सब जानना चाहेंगे। और उन प्रसंगों के माध्यम से एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में बात करेगा, एक विचारक दूसरे विचारक की दृष्टि पर बात करेगा, एक सर्जक दूसरे सर्जक की यात्रा पर बात करेगा। दोनों ही शख्सियतें एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कई ऐसी मूल्यवान बातें होंगी जो हम सब के लिए उपयोगी होंगी और उन बातों के माध्यम से हम अपने समय, समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो सकेंगे। तो आइए मित्रों, हम सुधीर जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे कृपया इस सिलसिले में अपनी बात रखें। एक ऐसा सिलसिला दोस्ती का जो अनवरत जारी है, जो सर्जना के विभिन्न बिंदुओं को छूती हुई आगे बढ़ रही है। आदरणीय सुधीर चंद्र जी। धन्यवाद अर्पण। जी शुक्रिया। देखिए, गुलाम मोहम्मद शेख पर अगर मैं बात करने के लिए तैयार हुआ हूं तो अर्पण कुमार को ये बता के कि मुझे कला की समझ नहीं है, 42 साल से दोस्ती चल रही है गुलाम से। गुलाम के इन 42 सालों में जो अनेक रूप उभरे हैं एक कलाकार के रूप में, उनमें से ज्यादातर का मैं साक्षी रहा हूं, प्रशंसक भी रहा हूं गुलाम की कला का, बहुत फायदा भी उठाया है गुलाम के कलाकार होने का अपनी किताबों के कवर डिजाइन करवाने के लिए। और आगे हो सकता है ये बात चले कि कुछ ऐसा भी हुआ है कि मेरी 2-3 पुस्तकें ऐसी थीं
कि इनकी विषय वस्तु ऐसी थी कि गुलाम से बेहतर कोई कलाकार मैं सोच ही नहीं सकता था उस तरह की किताब के कवर बनाने के लिए। और ये दोस्त की दरियादिली है कि कभी उसने ना नहीं की। और सिर्फ यही नहीं कि ट्रांसपेरेंसीज भेज दी हो और कह दिया हो कि भाई अब अपने प्रेस से बात कर लो, उनको जो करना है करें। वो बाकायदा गुलाम पूरा का पूरा कवर डिजाइन करके भेजते थे। ये बात मैं चाहूंगा कि इस बातचीत के दौरान हो। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि मुझे अधिकार नहीं है गुलाम मोहम्मद शेख की कला के बारे में बोलने का। तो मैंने अर्पण से कहा कि भाई देखो, अगर गुलाम के बारे में बात करनी है, उस इंसान के बारे में जिसको कि मैं इतने सालों से देखता रहा हूं, और सौभाग्य है मेरा कि उससे दोस्ती भी हुई है, तो उस इंसान के बारे में मैं बात कर सकता हूं। और सच बात यह है कि करना चाहूंगा। और इसी के साथ एक और पहलू भी जुड़ जाता है। और जैसे जैसे हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी, ये और वाज़ेह हो जाएगा कि मैं इस बात पर शुरू में ही क्यों इतना जोर दे रहा हूं कि अगर मैं गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में बात करने को तैयार हुआ हूं, तो केवल एक दोस्त के नाते ही नहीं, एक जागरूक भारतीय नागरिक के नाते भी मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज हो जाता है कि गुलाम जैसे आदमी पर मैं बात करूं। तो दोस्तों, शुरू से अगर मैं बात शुरू करूं, तो गुलाम से मेरी पहली मुलाकात 1980 में हुई। गीतांजलि और मैं बड़ौदा में कुछ दिन के लिए रह रहे थे, और हमारे दोस्त गीता कपूर और विवान सुंदरम, इन्होंने एक कमरा लिया हुआ था शिव महल में बड़ौदा के। शिव महल वो जगह है जहाँ इससे पहले गुलाम भी रह चुके हैं, भूपेन भी थे, ये लोग सब किराएदार होते थे वहां। तो गीता और विवान ने गीतांजलि को और मुझे वो जगह दे दी थी कि जितने दिन तुम चाहो रहो। तो वहां पहली बार भूपेन से मुलाकात हुई और देखते देखते दोस्ती हो गई। तो बातों के दौरान जब भूपेन को पता लगा कि हम लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी रुचि रखते हैं, तो भूपेन ने कहा कि अरे भाई, तुम लोगों को गुलाम शेख से जरूर मिलना चाहिए। और गुलाम शेख के बारे में काफी कुछ भूपेन ने बताया। 2 दिन बाद हम लोग भूपेन के यहाँ खाना खाने गए, तो भूपेन ने कहा कि देखो, कल शाम को गुलाम के यहाँ तुम लोगों की दावत है। मैंने बात की तो गुलाम और नीलू, पत्नी गुलाम की, दोनों ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, इन्होंने तुम दोनों को भोजन पर बुलाया। तो रेजिडेंसी बड़ौदा में
है, वहाँ ये रहते थे गुलाम और नीलू उस वक्त। तो हम लोग शाम को गए। तो ये हम लोगों की पहली मुलाकात थी, लंबी मुलाकात। तो यहाँ जो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा वो ये है कि इस पर गौर करें कि एक दोस्त गुलाम से कहता है कि भाई इस तरह से ये दो आए हुए हैं, गीता और विवान के दोस्त हैं, मुझे भी पसंद हैं और इनकी संगीत में रुचि है। तो बड़े आराम से नीलू और गुलाम कह सकते थे कि हाँ फलाने वक्त भेज दो, चाय का वक्त, जो भी हो। लेकिन ये कि उन्होंने विशेष निमंत्रण दिया रात्रि के भोजन का। ये हमारे लिए जो पहला परिचय था गुलाम से, मिले बगैर, गुलाम और नीलू की शख्सियत का, कि भाई कैसे कमाल के लोग हैं, कि अभी मिले भी नहीं है, ये भी नहीं मालूम कि ये दोनों लोग आएंगे, पसंद हमको होंगे नहीं होंगे। ऐसा न हो कि एक मुसीबत हम मोल ले लें, खाने पर बुला लें और 2-3 घंटे मुश्किल से हमारे बीते। लेकिन ये विश्वास के दोस्त हैं, तो चलो इनको खाने पर बुलाया जाए। और आप यकीन मानिए कि देर तक हम लोग रुके। गुलाम ने अपना जो संग्रह था, नायाब संग्रह, उसमें से कुछ संगीत सुनाया, संगीत की बातें की और इधर उधर की बातें हुई और हम लोग विदा हुए। और लगा कि एक बड़ी शख्सियत से हमारी मुलाकात हो रही है और बहुत ही सुंदर पति पत्नी से हमारी मित्रता की संभावना है। तो मित्रों, ये है हम लोगों की पहली मुलाकात। इसके बाद बड़ौदा तो एक छोटी सी जगह है, बड़ी जगह तो कोई है नहीं। तो बीच बीच में हम लोगों का मिलना जुलना होता रहा। और वैसे भी बड़ौदा में रहता तो मैं नहीं था, आता जाता रहता था। तो जब भी आता जाता था तो प्रायः गुलाम और नीलू के यहाँ जाने का, ये लोग बुलाते थे अपने रेजिडेंसी वाले घर में। तो देखिए, ये न लगे कि मैं बस बोले ही चला जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुकने को तैयार हूँ कि अगर अर्पण कुमार इस पर कुछ मुझसे पूछना चाहें तो आगे बढ़ने से पहले मैं उनको एक मौका दे दूं। जी सुधीर साहब, मैं आपके साथ बना हुआ हूं। और मित्रों, जिस रोचक अंदाज में सुधीर साहब अपनी बात रखते हैं और उसे लिखते भी हैं, वह अद्भुत है। वह किसी भी विषय पर लिखें, उनमें एक सहज किस्सागो की अद्भुत शैली है जो हमें बांध लेती है। यहां भी किस तरह सिलसिलेवार ढंग से वे गुलाम मोहम्मद शेख की शख्सियत को हमारे समक्ष खोल रहे हैं। उद्देश्य उस घटना के बहाने बहुत कुछ और कहने का है, जो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस हम समझ सकते हैं कि कैसे एक अपरिचित दंपति को एक दूसरा दंपति किस तरह उस आत्मीय भाव से
बुला रहा है। तो यह जो भारतीय संस्कृति का जो अपना वैशिष्ट्य है, जिसमें हम देखते हैं कि सहज ही अपरिचय परिचय में बदल जाता है, ऐसी कोई भावना नहीं रहती है। कहीं हम कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत से जुड़े हुए लोग ऐसे ही मित्रवत अपने को जोड़ते हुए चलते हैं और अपनी एक बड़ी दुनिया बनाते चलते हैं। हम इस छोटी सी घटना के माध्यम से अपनी भारतीयता की उस पुरातन जो पद्धति है, जो हमारी अपनी विचार शैली है, जो हमारी अपनी जीवन शैली है, उसको भी समझ सकते हैं। और एक-एक करके कई और ऐसी बातें खुलेंगी कि किस तरह मित्रता का निर्वहन जो कई बार आज के समय में हमें कुछ सीमाओं में बंधा हुआ दिखता है, इन दोनों मित्रों के यहाँ वह किस सघन रूप में है। जिसकी बात सुधीर जी ने की कि अगर एक चित्रकार मित्र से कवर की बात की जाए तो वह टीपी देकर, ट्रांसपेरेंसी देकर अपने चित्र की अपने को कहीं ना कहीं रोक नहीं लेता है। वह पूरे उस काम में उसी तल्लीनता से जुड़ता है जैसे वह उसका ही काम हो। तो यह जो एक पूर्ण समर्पण है इन शख्सियतों का, हमारा उद्देश्य ऐसी चर्चाओं से यह भी है कि हम अपने ऐसे मूल्यों की ओर बढ़ें और जो एक भारतीय संस्कृति का जो अपना एक विराट रूप है, जिसमें सभी के लिए जगह है और दो परिवार हों, दो लोग हों, एक-एक कर जिस तरह से कड़ियां बनती चलती हैं, चाहे वह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ले लीजिए या पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक ले लीजिए, जो एक बड़ा एक वितान बनता है अपने देश का, वह कितना आवश्यक है आज के समय में। तो ऐसे कई और बातें हम सुधीर साहब से जानेंगे और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कुछ और इस विषय पर बातचीत करें कि कैसे फिर संगीत से शुरू हुई यह दोस्ती क्रमशः और किन किन दिशाओं में बढ़ती चली जाती है। सुधीर साहब। देखिए, अच्छा ही हुआ कि मैं रुक गया और अर्पण कुमार की टिप्पणी भी इस बीच सुनने को मिली। तो एक तो मैं ये कहूंगा, अर्पण, ये तो गुलाम मोहम्मद शेख पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम है, तो हमें गुलाम की बात करनी है, मेरी बात नहीं करनी। दूसरे, देखिए, गुलाम पर एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ है, जो गुलाम के एक पुराने शिष्य ने, जो ऑस्ट्रेलिया में आजकल पिछले तमाम सालों से है, उस पुस्तक का जो शीर्षक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। उसका शीर्षक है एट होम इन द वर्ल्ड। और देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखी हो ये पुस्तक, जी, उनके लिए ये है। जी, एट होम इन द वर्ल्ड। जी, ये एट होम इन द वर्ल्ड, ये जैसे पूरा व्यक्तित्व गुलाम का इसमें बता दिया गया, जैसे कि सूत्र दे दिया गया हो गुलाम के जीवन का। तो ये आदमी एट होम इन द वर्ल्ड है। ठेठ भारतीय है। भारत के न जाने भारतीय संस्कृति के कितने आयाम हैं
जो इस आदमी ने आत्मसात कर लिए हैं, और उनसे भी ज्यादा कितने आयाम हैं जिनसे ये आदमी परिचित है। इसका तो मैं आपको अनुमान भी नहीं करवा सकता हूं। ये तो बातचीत के दौरान अचानक कोई एक ऐसी चीज हो जाती है कि पता लगता है कि अरे, गुलाम ने ये भी देखा है, ये भी पढ़ा है। लेकिन ये आदमी विश्व का नागरिक भी है, और विश्व के नागरिक के संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गुलाम की ये खासियत, या गुलाम और नीलू की एक दंपत्ति के रूप में ये खासियत केवल कोई भारतीय सांस्कृतिक विशेषता नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अप्रत्याशित रूप से संसार भर में मिलेगी। अब देखिए, ये 2001 2000 नहीं, 2002 से पहले की बात है। 2002 नहीं, 2003 या 2004 की बात है। मैं कुछ दिन के लिए मेलबर्न विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, और गुलाम का मेलबर्न आना हुआ। तो शाम को हम लोग खाने पे मिले। अगर आप पूरा विस्तार जानना चाहें तो ये है कि भले ही मैं रह रहा था मेलबर्न में, और कायदे से मुझे बुलाना चाहिए था गुलाम को, पता ही लगा कि गुलाम ने मुझको आमंत्रित किया था रात्रि के भोजन के लिए। तो हम लोग देर तक बैठे, और वहां गुलाम ने अपने कुछ मित्रों की बात की, और फिर मेरा उनसे परिचय हुआ गुलाम की मार्फत। गुलाम तो अपना चले गए। मैंने जब इन लोगों से संपर्क किया तो मैं आपको क्या बताऊं, उन लोगों ने जिस तरह मुझे हाथों हाथ लिया, वहां कुछ ये नहीं है कि वो उनकी अपनी क्या संस्कृति है। ये एक मानवीय जो उदारता होती है, भाईचारे का जो भाव होता है, तो हाथों हाथ लिया इन ऑस्ट्रेलियंस ने। और ये तो गुलाम के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए मैं गुलाम की दोस्ती के मार्फत जिन लोगों से मिला उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन यही ऑस्ट्रेलियंस नहीं थे जिन्होंने हाथों हाथ लिया मुझे, और भी थे। और इस तरह के अनुभव न जाने कितने हुए हैं संसार भर में। उन्हीं की चर्चा अगर मैं करने बैठूं, वो ऐसे सुखद प्रसंग है, एक से बढ़ के एक प्रसंग है। इसमें हॉलैंड की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, स्कॉटलैंड की बात करूं, इटली की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की तो थोड़ी बात कर ही ली है। हर जगह ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कि इसी तरह की दरिया दिली दिखाई है। तो मैं इसको इतना जरूर जोड़ना चाहता हूं, और इसलिए भी जरूरी है कि गुलाम जो आदमी विश्व का नागरिक है, और उतना न सही मैं भी मानता हूं कि मैं भी विश्व का ही नागरिक हूं। तो ये आपको देश के बाहर भी मिलेगा। और अब जबकि देश के बाहर की चर्चा शुरू हो ही गई,
तो मुझे एक और अच्छा प्रसंग याद आ रहा है गुलाम का। ये 1985 की बात है। गीतांजलि और मैं उस वक्त पेरिस में थे और गुलाम मोहम्मद शेख का रिट्रोस्पेक्टिव होने वाला था सेंट्र जॉर्ज पोम्पिडू में। अभी 1985 की मैं बात कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि गुलाम पहले भारतीय कलाकार थे या दूसरे भारतीय कलाकार थे। संभव है कि पहले ही भारतीय कलाकार रहे हों जिनका कि रिट्रोस्पेक्टिव सेंट्र जॉर्ज पोम्पिडू में हुआ। तो ये अपने आप में बड़ी घटना थी और हम सब के लिए ये काबिले फख्र बात थी। वहां भी गुलाम भूले नहीं गीतांजलि की और मुझको। वो फ्रेंच में वर्निसाज कहते हैं ओपनिंग को। तो ओपनिंग के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया। उसके बाद डिनर पर हम लोग सब गए और वहां हम दोनों को ये एहसास हुआ कि भाई कोई चीज है, भले ही हम लोग बीच बीच में मिलते हों, लेकिन कुछ धार जुड़ चुके हैं। अगर ये आदमी सुदूर पेरिस में भी हमको नहीं भूलता है। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन पेरिस में गुलाम भी हमारे मेहमान हुए। उसको वो बड़ा रोचक प्रसंग है। हम लोग सिटी यूनिवर्सिटी के एक हॉल में रह रहे थे, तो वहाँ किस तरह से उस एक छोटे से कमरे में हम तीनों लोगों ने वो दिन बिताया, वो रात बिताई। तो 85 में कह लीजिए कि एक तरह से ये विश्वास घर कर गया मन में कि ये आदमी तो असल है और इससे दोस्ती भी जो है वो असल दोस्ती है। ये मैं आपसे 1985 की बात कर रहा हूँ। और एक बार जब मन में ये विश्वास आ जाए तो फिर तो सब गहराता ही है, बढ़ता ही है, जो कि पिछले 42 सालों में हम लोगों के साथ हो रहा है। और देखिए इत्तेफाक की बात यह है कि गुलाम शेख का एक बड़ा ही सुंदर संग्रह है, लेखों का संग्रह है, घेर जतन घर जाते। उसका हिंदी अनुवाद आने वाला है। आप लोग सब इंतजार करिएगा इस अनूठी किताब का, इस अनूठे लेख संग्रह का। गुजराती में इसके कुछ लेख मैंने पढ़े थे, लेकिन मेरी गुजराती ऐसी नहीं है कि मैं गुलाम शेख जैसे असाधारण गद्यकार, भाषा पर असाधारण अधिकार रखने वाले व्यक्ति के लेखन की बारीकियां समझ सकूं। तो अब जबकि मैं ये अनुवाद देख रहा हूं जो कि प्रकाशित होने वाला है, तो वो अनुवाद पढ़ के मैं तो चमत्कृत हो रहा हूं। और जैसे कि एक नया परिचय मुझे मिल रहा है गुलाम शेख का।
कि ये आदमी जब अपने बचपन की बात कर रहा है, बचपन को याद कर रहा है, कैसे इसके लिए ध्वनि, कैसे इसके लिए रंग और कैसे इसके लिए इसकी कल्पना की उड़ान के अर्थ होते थे, जहां रियल और अनरियल का फर्क खत्म हो जाता था। तो ये तो देखिए बिल्कुल ही संयोग है कि आज मैं गुलाम पर बात कर रहा हूं और पिछले हफ्ते भर से मैं इन लेखों को पढ़ रहा हूं और नया रूप एक गुलाम का मेरे सामने उभर के आ रहा है। तो मैं जो भी अच्छे साहित्य के प्रेमी हैं, आप लोग सब इंतजार करिए इस पुस्तक के आने का। जल्दी ही ये पुस्तक आ जाएगी। तो अब देखिए, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हम लोग देश में विदेश में मिले हैं, बहुत ही बातें हुई हैं, लेकिन मैं उस सिलसिले से थोड़ा हटना चाहूंगा और एक दूसरे पहलू पर जाना चाहूंगा। और उस पहलू पर बात करने के लिए मैं गुलाम मोहम्मद शेख का 1981 का एक छोटा सा वाक्य आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और कृपा करके बहुत गौर से इस एक वाक्य को आप सुनिए। 1981 में गुलाम कहते हैं, लिविंग इन इंडिया मीन्स लिविंग in several cultures and times. ये लगभग उसी वक्त की बात है जब हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी, 42 साल पहले की बात, 41 साल पहले की बात। आप सोचिए कि 1981 में जब गुलाम लिखते हैं, लिविंग इन इंडिया means living in several cultures and times, तो उसमें उस कहने में कोई संशय नहीं है। एक गहरा विश्वास है, आस्था है अपने देश की संस्कृति और उस देश की सांस्कृतिक परंपरा में, कि हिंदुस्तान में रहने का तो यही मतलब है और कोई मतलब है ही नहीं। आज 40 साल बाद क्या मुमकिन है किसी भी भारतीय के लिए, किसी भी भारतीय ईमानदारी के लिए, ईमानदार भारतीय के लिए इस बात को इतने साधारण तरीके से, इस तरह के विश्वास के साथ कह पाना? तो दोस्तों, मैं अगले 10-12 मिनट इस पहलू पर बात करना चाहूंगा
लेकिन फिर एक बार अर्पण कुमार को मौका दे दूं कि अगर उन्हें कोई वजाहत चाहिए तो मैं कर दूं, फिर आगे इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। जी नहीं सुधीर साहब, इस विषय को ही आगे बढ़ाते हैं ताकि यह जो निरंतर है वह बना रहे। और अभी आप जिस सोच में हैं, तो हम सभी भी आपकी उस सोच के साथ हम सफर बन सके। इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जो मैं बाद में ही पूछता हूं, पहले यह बात पूरी हो जाए। ठीक है, देखिए हम लोगों को 1 घंटे बात करनी है और 40 मिनट हो चुके हैं, तो जल्दी से मैं ये, लेकिन ये नहीं, आप बहुत आराम से समय लें, कोई। नहीं, जी भैया मैं किसी के दूसरे के घर में रह रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो समय की पाबंदी है। खैर फिलहाल तो जी देखिए ये चूंकि बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण से कहीं ज्यादा संवेदनशील विषय है। देखिए इस विषय पर बात करना आसान नहीं है। और खासतौर से तब जबकि किसी दोस्त और आप बात करने जा रहे हैं, एक स्तर पर जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, वो संकट अगर गुलाम का है तो मेरा भी है। और जब मैं गुलाम और मेरी बात करता हूं, अपनी बात करता हूं, तो मैं उन सब जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने का अर्थ हो एक ही क्षण में अनेकों संस्कृतियों और अनेक कालखंडों में जीना। ये संकट हम सब ऐसे लोगों के लिए जो देश में उभर रही खतरनाक एक रूपता के खिलाफ है। और फिर भी ये दुर्भाग्य की बात है कि केवल इसलिए कि मेरा नाम सुधीर चंद्र है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम गुलाम मोहम्मद शेख है, केवल इस आधार पर, केवल इस कारण से ये संकट समान संकट नहीं है सुधीर चंद्र गुलाम मोहम्मद शेख के लिए। ये संकट गुलाम मोहम्मद शेख के लिए कहीं अधिक व्यापक, विकट और भयावह है। देखिए मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे अपने जीवन में बहुत असाधारण लोगों का साथ मिला है। तमाम ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो संकीर्णता से, हर तरह के तासुब से अपने को अछूता बनाए रहे।
ऐसे लोगों में गुलाम मोहम्मद शेख भी है। आस पास भटका नहीं है तासुब इस आदमी के। और सोचिए कि ये आदमी जिसने कि अपना जीवन अर्पित कर दिया फाइन आर्ट्स फैकल्टी महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा को, ऐसे समर्पित अध्यापक बहुत ही कम रहे। और गुलाम के आदर्श तो उनके अपने गुरु थे बड़ौदा में, बेंद्रे इनके आदर्श थे, सुब्रमण्यम इनके आदर्श थे। तो उस आदर्श को गुलाम आगे बढ़ा रहे थे। जरा सोचें इस विडंबना और इस त्रासदी के बारे में कि इस आदमी के खिलाफ एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के स्टूडेंट्स यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित किया, ये कहते हुए कि ये व्यक्ति सांप्रदायिक द्वेष विश्वविद्यालय में फैला रहा है और इसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जिसको चाहे आप देशद्रोही करार कर सकते हैं। मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं या थोड़ी ज्यादा, कि उस विश्वविद्यालय में उनको एक आदमी मिला, वो था गुलाम मोहम्मद शेख। इस पर गौर करिए कि क्या बीती होगी इस व्यक्ति पर और इसके परिवार पर। मैं इसके मित्रों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको भी बेहद कष्ट हुआ, वेदना हुई, मुखालफत भी हुई विद्यार्थी परिषद की, और वो सफल नहीं हुए, विफल हुए। लेकिन ये कि इस तरह की चीज हो सकती, तो हम लोग जब अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संस्कार के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये भी सोचना होगा कि जहां गुलाम मोहम्मद शेख जैसे लोगों के साथ रातों रात ये किया जा सकता है, तो कौन से दुर्दिन हमारे आने वाले। और लगे हाथ मैं इस पर भी जोर देना चाहता हूं, मैं 2002 पर आना चाहता हूं। आप सब जानते हैं 2002 में जो कुछ हुआ गुजरात में, वो पहला मौका नहीं था जब गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फूटी। कांग्रेस की सरकारों के जमाने में भी वहां सांप्रदायिक हिंसा होती थी गुजरात में, बड़ौदा में भी हुई थी कई बार। जब जब सांप्रदायिक हिंसा हुई
तब तक गुलाम मोहम्मद शेख का यही कहना था कि ये मेरा शहर है, मैं नहीं जाऊंगा। 2002 में भी गुलाम ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सोचिए कि गुलाम न गए होते 2002 में बड़ा छोड़ के, तो क्या नहीं हो सकता था। वो तो भला हो हसमुख शाह का, आईपीसीएल के चेयरमैन थे उस जमाने में हसमुख शाह। उन्होंने फोन किया, बड़ौदा में कर्फ्यू लग चुका था। उन्होंने फोन किया कि उन्होंने 2 टिकट हवाई जहाज के नीलू और गुलाम के खरीद लिए। और वो खुद उनको हवाई अड्डे छोड़ने के लिए आएंगे। गुलाम को छोड़ना पड़ा बड़ौदा, लेकिन उनका साहस है कि वो वापस बड़ौदा गए और वहीं रहते हैं। लेकिन हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम इसकी गहराई को समझें, इसकी गंभीरता को समझें। दोस्तों, आप लोग तो मेरा चेहरा देख रहे हैं और आप लोगों को अविश्वास नहीं होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में भी अक्सर मैं मुसलमान समझा जाता हूं। आप सोचिए कि गुलाम मोहम्मद शेख को रातों रात बड़ौदा छोड़ना पड़ता है और गुलाम मोहम्मद शेख दिल्ली से फोन करते हैं मुझको बड़ौदा में कि सुधीर, तुम स्कूटर पे चलते हो बड़ौदा में, कुछ भी हो सकता है, स्कूटर पे चलना बंद कर दो। मेरे घर जाओ और वहां फलानी जगह गाड़ी की चाबी तुमको मिलेगी, तुम हमारी कार में निकलना शुरू कर दो, कुछ तो सुरक्षा रहेगी स्कूटर के मुकाबले में। 2 बातों पर गौर करिए कि इस आदमी को अपने ऐसी विपत्ति के क्षण में भी एक दोस्त की याद आ रही है, कह रहा है कि बचाओ अपने आप को। मित्रों, इतना कुछ है इसके बारे में कहने के लिए, मैं कह नहीं पाऊंगा। बस आपसे इतनी अपेक्षा जरूर कर सकता हूं कि जो थोड़ा मैंने कहा है उस पर किंचित मनन अवश्य करें और निश्चय करें कि गुलाम मोहम्मद शेख पर जब हम बात करते हैं तो गुलाम मोहम्मद शेख के दर्द को
जो कि केवल उनका दर्द नहीं है, हम सबका दर्द है। उस दर्द को भी समझें। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उसकी शुभकामनाएं आज ही मैं देना चाहता हूं। जन्मदिन पर तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन इससे अच्छा तोहफा हम गुलाम शेख को नहीं दे सकते कि हम ऐसे असाधारण व्यक्ति के अंदर के दर्द को भी समझें। और ये वो दर्द है जिसकी वो बात नहीं करता। अर्पण कुमार। हाँ भाई, अर्पण कुमार। जी जी जी, मैं यहीं पर हूं। और मित्रों, हम देख रहे हैं कि सुधीर चंद्र जी जिस गंभीरता के साथ सामाजिक ढांचे में होती गिरावट या उसमें आते तमाम तरह के द्वेष और एक बड़े स्तर पर तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं अनावश्यक रूप से, वह कितना महत्वपूर्ण है। और एक ऐसे में अपने ही शहर से निर्वासित कलाकार लेखक अपने एक मित्र की चिंता कर रहा है जो उसकी तरह दिख रहा है। निश्चय ही भारत जैसे एक बहुलता धर्मी देश में ऐसी स्थितियां दुखद हैं। और इस पर बीच बीच में कई बार जो तल्खी के स्वर रचनाकारों की रचनाओं में हमें दिखते हैं, वह उसी समय का प्रतिबिंबन है, चाहे सुधीर जी की के लेखन में हो, चाहे गुलाम मोहम्मद शेख जी की कविताओं में या उनके चित्रों में। और यह जो एक शुरू में जो बात सुधीर जी ने की कि किस तरह से व्यक्ति अपनी स्थानिकता में भी एक वैश्विक दृष्टि लेकर चलता है, जिससे वह विश्व नागरिक बनता है या कहलाता है, सही मायनों में उसकी आज कितनी जरूरत है। आज जब तकनीक ने देश की सीमाओं को लगभग नकार सा दिया है, हम कहीं किसी भी देश में लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कट्टरता कहीं की भी हो, वह जब बढ़ती हुई दिखती है तब दुख होता है। हम इस संवाद में इन कई जरूरी पक्षों पर भी इस बहाने बातचीत कर पाए। मैं पुनः सुधीर जी, आपकी और गुलाम मोहम्मद शेख जी की दोस्ती की ओर लौटता हूं और एक किताब की चर्चा करता हूं। स्वरूप ध्रुव की किताब है उम्मीद होगी कोई, जिसकी प्रस्तावना आपने लिखी कभी और जिसका कवर चित्र गुलाम मोहम्मद शेख जी का है। तो दोस्ती के आयाम किस तरह से बनते हैं उसे हम यहाँ देख सकते हैं। इस एक उदाहरण में स्वरूप ध्रुव की किताब उम्मीद कोई, उम्मीद होगी कोई। और इसी तरह गांधी पर सुधीर जी के हम काम से वाकिफ हैं और गांधी पर कई बार विचार करते हुए हमें गुलाम मोहम्मद शेख दिखाई पड़ते हैं अपनी कविताओं में। कबीर पर तो उन्होंने अपने चित्रों की पूरी सीरीज ही बनाई। ऐसे और कई महत्वपूर्ण काम हुए। तो हम कार्यक्रम के इस उत्तरार्ध में सुधीर जी से कुछ और निवेदन करते हैं कि वे
अपने इस साहचर्य से संबंधित कोई और ऐसी बात करना चाहें, करने को तमाम बातें हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल वे हम सबसे साझा करना चाहें तो कृपया करें। सुधीर साहब। देखिए, ये भी एक बड़ा दुखद प्रसंग है। स्वरूप ध्रुव जी की पुस्तक का, और जो लोग इस वक्त हमारे साथ हैं उनको मैं ये बता दूं कि स्वरूप ध्रुव जानी मानी कवयित्री हैं, और उन्होंने 2002 में जो कुछ हुआ गुजरात में, उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि अब वो गुजराती में नहीं लिखेंगे, और ये पुस्तक उन्होंने हिंदी में लिखी है, जिसकी चर्चा अभी अर्पण कुमार ने की। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ तुम लिखो। मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि ऐसी पुस्तक पर मुझे लिखने को मिला, और फिर ये कि गुलाम ने कवर उसका दिया। अगर कोई लेखक ऐलान करे कि वो अपनी भाषा में नहीं लिखेगी, तो ये बिल्कुल ही असाधारण प्रोटेस्ट है। ये लगभग आत्महत्या के बराबर है। लेकिन चूंकि उम्मीद है कवि को, लेखक को, तो वो आत्महत्या उसे नहीं करनी। लेकिन ये कि कोई इससे बड़ा क्या प्रोटेस्ट हो सकता है कि मैं गुजराती में नहीं लिखूंगी। और कवर की बात तो यह है कि भाई देखिए, जैसे कुमार गंधर्व गाते हैं कबीर वाणी, तो न आपको ये बताने की जरूरत है कि कुमार गंधर्व गा रहे हैं, और न ये बताने की जरूरत है कि ये कबीर गा रहे हैं। वो अलग से आपको पता लग जाता है। आपने अभी शब्द भी पूरी तरह नहीं सुने, और ये आप समझ लेते हैं कि ये तो भाई कुमार गंधर्व कबीर गा रहे हैं। वो जो ध्वनि निकलती है वो कबीरमय होके, कुछ उसी तरह गुलाम शेख ने कबीर को आत्मसात किया है जब वो कबीर की जो को चित्रित करते। उसी तरह का प्रभाव गुलाम शेख के कबीर में आता है। और गांधी को जैसे ये चित्रित कर देते, तो मेरे लेखों का एक संग्रह निकल रहा था गांधी के देश में। तो मैंने कहा भैया इसका अरे गुलाम ने जिस तरह से उसका कवर तैयार किया, मित्रों, मेरे लेखों का क्या प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता क्या है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो मैं लिख के नहीं कर पाया, मुझे लगा कि इस एक कवर में गुलाम ने वो प्रभाव पैदा कर दिया है। तो ये तो एक जादूगर शायद शब्द सही नहीं है,
ये चमत्कार होता है जो गुलाम मोहम्मद शेख कर देते हैं न गांधी में और कबीर में। लेकिन अभी जिस तरह की ये बात चल रही है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तासुब तो छू के नहीं गया है गुलाम। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ, न जाने कितनी घटनाएं हैं, वो बहुत देर लग जाएगी। एक एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग तुर्की जा रहे थे, तो गुलाम ने कहा कहाँ जाओगे? हमने बताया कि भाई रहेंगे इस्तांबुल और फिर घूमेंगे तुर्की में। तो ये बोले कि अगर तुम इस्तांबुल जा रहे हो तो टोपकापी तो जाओगे ही जाओगे, और जब तुम टोपकापी जाओ तो वहां उनसे कहना कि मोहम्मद साहब के चित्र तुमको दिखाएं। उनका कि वो तुमको डिस्प्ले पर नहीं मिलेंगे, तो विशेष आग्रह करना पड़ेगा तुम्हें अधिकारियों से, और ये तुमको फिर देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा क्या बात करते हैं यार, मोहम्मद साहब का चित्रण, और वो भी ऑटोमन काल में। तो ये तो नहीं है कि कोई ईसाई, वो आप जानते हैं कि वो जो डेनिश कार्टून्स कंट्रोवर्सी हुई थी, दुनिया भर के मुसलमान कह रहे थे कि भाई कार्टून अगर तुम बनाते हो तो उस कार्टून का कोई आधार तो होना चाहिए। मोहम्मद हम जानते ही नहीं मोहम्मद कैसे थे, कोई पेंटिंग ही नहीं है मोहम्मद की। तो सिरे से ही एब्सर्ड चीज है। तो हमने कहा यार तुम क्या बात, हमने कहा तुम जाओ तो टोपकापी जाना। तो हम लोगों की जो मेजबान थी वहां लिंग्विस्टिक्स की एक प्रोफेसर थी, वो हमारी मित्र। तो हम लोगों ने जब उनसे कहा कि सुमरू सान, तो सुमरू सान हम लोग जापान में मिले थे, तो सुमरू से सुमरू सान हो गया, जैसे जी होता है तो जापानी सान कहते हैं। तो उन्होंने कहा सुमरू सान, हम टोपकापी जाएंगे तो वहां आप ये इंतजाम हमारा करवा दीजिए। और ये प्रोफेसर वो हमको ऐसे देखने लगी जैसे हम बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। उसने कहा आर यू इन योर सेंसेस? The paintings of the prophet being painted, are you in your senses? तो हमने कहा कि नहीं भाई, अब वो यकीन करके ना दे। तो हमने उससे कहा कि भाई देखो सुनो, तुम हमारी बात नहीं मान रही हो तो हम ये फोन नंबर दे रहे हैं, हमारा ये दोस्त है प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख, प्लीज इससे बात कर लो। और सुमरू खान को बात करने के बाद ये विश्वास हुआ कि ऐसी कोई चीज है। और हम लोगों ने फिर टोपकापी म्यूजियम में जाके वो देखे चित्र, और फिर एडिनबरा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हमने उनके रिप्रोडक्शंस देखे। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि इस आदमी की जानकारी का कोई हिसाब ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ की खबरें इस आदमी के पास रहती हैं, कितना कुछ इसने पढ़ा हुआ है। तो सुमरू सान गई हमारे साथ, और जब उन्होंने देखे चित्र तब जाके उनको विश्वास हुआ। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू टेल माय कॉलीग्स एट द यूनिवर्सिटी दैट देयर आर दीज इलस्ट्रेशंस इन टोपकापी। तो इससे भी आप अंदाज लगाइए कि ये जो उदारता की बात है, खुले दिल और दिमाग की बात है, ये केवल किसी एक जाति या एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सबके लिए है।
और ये गुलाम शेख की विशेषता है कि वो आपको ये भी बता सकते हैं और कह सकते हैं कि ये क्या, किस तरह की ये लोग बात करते हैं, झूठे हैं या अज्ञानी हैं, इनको मालूम ही नहीं है, ये तो अपनी ही परंपरा नहीं जानते। तो मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो इस तरह का आदमी है। और लगे आप ये भी बताओ कि अब हमको तो बड़े फायदे होते रहे हैं गुलाम मोहम्मद शेख से। हम लोग जा रहे थे गीतांजलि और मैं यूरोप, ये 85 की बात है, तो वहीं जब ये सेंट जॉर्ज पोम्पिडू में गुलाम का रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, तो हमने कहा कि यार हम सोच रहे हैं कि बेल्जियम हॉलैंड घूम आए। तुम कहा जरूर जाना, और कहा कि देखो तुम लोग टिकट ले लेना एम्स्टर्डम तक का, लेकिन बीच बीच में जर्नी ब्रेक करते हुए जाना, और एंटवर्प जरूर जाना, और ब्रूज और डेल्फ्ट जरूर जाना। अब हमने तो ब्रूज और डेल्फ्ट जैसे सुंदर शहरों के नाम भी नहीं सुने थे, छोटे छोटे नगर, बड़े सुंदर नगर। और इन्होंने कहा कि एंटवर्प में जब तुम जाओ तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, और वो ये है कि फलानी जगह जाना और बॉश के ड्राइंग्स देखना, छोटे छोटे ड्राइंग्स। अब बॉश और ब्रॉयगल हम दोनों के प्रिय कलाकार, तो हम तो बड़े खुश हुए। हमने कहा क्या बॉश की ड्राइंग्स पर कहा तुम जाके देखो। तो भाई मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग तो दंग रह गए बॉश के उन ड्राइंग्स को देख के। और उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो एक छोटा सा चित्र है जिसका विशेष वर्णन पहले से ही गुलाम ने कर दिया था, कहा कि और वो देखना ना भूलना। तो इसमें एक बच्चा है, ऊपर चांद है, और ये बच्चा ऊपर चांद की ओर देखता हुआ चांद पर मूत रहा है। अब आप सोचिए कि जब वो चांद पर मूतेगा तो मूत गिरेगा कहाँ जाके। ये बॉश के, तो हमें तो ये तरह तरह के रूप और रंग गुलाम के देखने को मिले हैं। तो हम तो भैया धन्य हैं कि ऐसा दोस्त मिला है, इसने बड़े उपकार हमारे ऊपर किए हैं। भगवान इसको खुश रखे, दीर्घायु करे और हमारी दोस्ती बनी रहे। तो मुझे लगता है कि अब आज शाम के लिए इतना काफी है। आप लोगों के कोई और सवाल हो तो मैं तैयार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब, बहुत ही अच्छी बातचीत रही, आत्मीय भी और विचार प्रवण भी। और हम सभी लोग आपसे ऐसी उम्मीद रखते हैं। और जिस विश्व नागरिकता की बात सुधीर जी कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक घूमें, अधिक से अधिक धर्मों, संस्कृतियों, जातियों में आवाजाही करें, और जो एक इससे एक जो एक विश्व बंधुत्व की एक सच्ची तस्वीर उभर कर हमारे सामने आती है, जिससे यह दुनिया रहने लायक बनी रहे, वह कितनी आवश्यक है। तो गुलाम मोहम्मद शेख की जानकारी विशद है, और तमाम देशों और कलाओं, साहित्य, ज्ञान विज्ञान में उनकी दखल है। इन सब पर आज यहाँ चर्चा हुई। और गुलाम मोहम्मद शेख अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने एक विशद कुटुंब के साथ कैसे घुले मिले रहते हैं, कैसे हर तरह की राय देते हैं, वह भी हम लोग जान सके।
और एक सही मायने में एक बड़ा व्यक्तित्व है, उसके विभिन्न रूपों से अवगत हो सके, सुधीर साहब द्वारा बताए गए इन कुछ प्रसंगों के माध्यम से। मित्रों, एक सच्चा लेखक या एक सच्चा कलाकार तो यही होता है कि वह जो मामूली तौर पर, फौरी तौर पर बनाई गई परिभाषाएं हैं देश की या किसी संप्रदाय विशेष की, और उसके भीतर जिस तरह की संकीर्णता आ जाती है, उसका वह निषेध करता है, उससे वह बाहर निकलता है और अपने विचारों में, अपने अ, चित्रांकन में उसे अभिव्यक्त करता है। और यही आकुलता, यही छटपटाहट हमें गुलाम मोहम्मद शेख के यहाँ भी दिखती है और सुधीर चंद्र जी के यहाँ भी दिखती है। आज हम लोग इस संवाद के माध्यम से कई कई मसलों पर बातचीत कर सके और उन पर बार बार हमें लौटने की, पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब, आपने समय निकाला और आप यहाँ उपस्थित हुए और गुलाम मोहम्मद शेख जी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे इस एकाग्र के माध्यम से आपने कई ऐसे प्रासंगिक बिंदुओं पर अपनी बात रखी जिन पर सोचने की जरूरत है और सोचने से भी अधिक सच्चे मायने में अमल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।